नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप सर में। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज थर्ड वीडियो है और मैं आपसे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे सारे कुछ ठीक हो जाएंगे। और बेसिक चीजों को मैंने पढ़ा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में बेसिक फंडा को हम लोगों ने सीखा था और कैसे हम परसेंटेज के फ्रैक्शन को यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें। जैसे ये परसेंटेज खत्म होगा तुरंत हम लोग CI स्टार्ट करेंगे, फिर SI स्टार्ट करेंगे। फिलहाल अभी परसेंटेज, आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं, परसेंटेज का पार्ट 3। कल मैंने आपको ये कहा था, परसेंटेज में मैंने बताया था कि यदि कोई भी फ्रैक्शन है, चाहे वो पॉइंट में हो, पूर्णांक में हो, तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, इसके बाद आप ही उसको आगे करेंगे। आज हम लोग पार्ट 3 के वीडियो में क्या देखेंगे, पार्ट 3 के वीडियो में देखेंगे, पहले हम लोग पार्ट 2 के ही कुछ 2 सवाल लिए हैं, उन सवालों को हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग 5 नंबर 3, 2, 1 पिछले दिन का ही एक सवाल है। कहता यदि फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर L लिखा जाता है तो संख्या में, वहां संख्या नहीं अक्षर होगा, अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा एक बात बताइए, हम यहाँ एक फोटोग्राफ वर्ड लिए हैं। कौन सा वर्ड लिए है? फोटोग्राफ, PHOTOGRAPH, फोटोग्राफ। इसमें कितने लेटर हैं? टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर कितने हैं? टोटल लेटर जो है इसमें काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल लेटर 10 हैं। अब 10 लेटर है। अब कहता है इसमें PH के स्थान पर L लिखा जाता है, यानी इस PH के बदले L आ जाएगा और इस PH के बदले L आ जाएगा। तो जरा सोचिए, 10 में से हम 4 लेटर को घटाए हैं तो अब कितना होगा? 9 लेटर की संख्या कितना है? अब लेटर की संख्या कितना है? तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 और 2 लिख दिए हैं, यानी 8 होगा। पहले 10 था, अब 8 होगा। तो जरा सोचिए लेटर में कितना कमी हुआ? 2 लेटर की कमी हुआ। कितने लेटर की कमी हुआ? 2 लेटर। तो पूछ रहा है परसेंट कमी कितना होगा। तो जरा सोचिए 2 लेटर की कमी हुआ, कितना में? 10 में। तो 2 10 में, तो 100 में कितना होगा? तो आप देखेंगे कि 20% की कमी हो गया। कितने परसेंट की कमी हो गया? 20% की कमी होगा। सवाल का ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए इसका आंसर होगा। ये हम सब जानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना होता है वो नीचे आता है। जैसे हमें 2 लीटर की कमी हुआ तो 2 लीटर कमी किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 8 के रिस्पेक्ट में थोड़ा हुआ। 8 तो नहीं रिजल्ट, कमी किसके रिस्पेक्ट में हुआ? 10 के रिस्पेक्ट में हुआ। तो इसीलिए 10 को कहाँ रखे हैं? नीचे रखे हैं। आया बात समझ में? हम लोग सवाल नंबर 2 पे चलेंगे। सवाल नंबर 2 पे चलेंगे। कह रहा है, कल भी हम लोग ऐसा कंपैरिजन वाले नंबर को देखे थे। 2 संख्याएं हैं, तीसरी से क्रमशः 16.2/3%। हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, और इन दोनों संख्याओं का तुलना किससे हो रहा है? तीसरी से हो रहा है, थर्ड नंबर से हो रहा है। हमने कहा था जिस नंबर से कंपैरिजन हो वो नंबर मालूम होना चाहिए, तब तो हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये पॉइंट और पूर्णांक में आता है, अगर तो हम इसको 100 मानते हैं तो फिर हमें कैलकुलेशन करने में काफी दिक्कत होगी, इसलिए 100 नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? आइए हम लोग 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जरा हम लोग जानते हैं। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है उसको भी जानते हैं, तो 1/4। अब एक बात बताइए, हमने आपको कहा था जिस संख्या से कंपैरिजन करना है उसको हम लोग ऐसी संख्या को लें ताकि
कैलकुलेशन करने में आसान हो। तो 6 और 4 डिनोमिनेटर वाले का एलसीएम लेना है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को 12 मान लेंगे, क्योंकि दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं का जो तुलना है, इन दोनों संख्याओं दो संख्याएं हैं जो दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः, दो संख्याओं का तुलना किससे हो रहा है, तीसरी से हो रहा है। किससे हो रहा है, तीसरी से हो रहा है। तो तीसरी को कितना माने हैं, 12 मान लिए। अब जैसे ही 12 माने हैं तो क्रमशः, क्रमशः का मतलब बारी बारी से, पहले कौन सी नंबर आएगा, पहली संख्या आएगा। तो दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 16.2/3% तथा 16.2/3% कम है। कम है, कम को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, यानी 1/6 कम है। और 25% अधिक है, मतलब 1/4 अधिक है, 1/4 अधिक है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर 1/4 यहाँ भी लिख सकते हैं, 1/6 जी नहीं, यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है बारी बारी से, यानी पहले हम इस नंबर को लेंगे, फिर इसके बाद इस नंबर को लेंगे। और 25% अधिक है इसलिए प्लस लिए हैं। अब 12 का 1/6, अब बताएंगे 12 का 1/6 जब लेंगे, 12 का 1/6 लेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 क्या होगा, कम है। तो 12 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ये नंबर 10 है। 12 का 1/4, 12 का 1/4 कितना होगा 3, तो 3 क्या है, प्लस है, ठीक है नहीं, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन बात को समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट हो गया। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल यह है, कहता है पहली संख्या स्वयं और दूसरी संख्या के अंतर का कितना प्रतिशत है। कल मैंने कहा था जिससे कंपैरिजन हो वो डिनोमिनेटर फॉर्म में अर्थात हर में आ जाएगा। तो पहली संख्या का कंपैरिजन है, तो पहली संख्या कितना है 10, इसका कंपैरिजन किससे है, पहली संख्या का कंपैरिजन किससे है, 10 का कंपैरिजन किससे है, स्वयं और दूसरी संख्या के अंतर। तो स्वयं 10 है और दूसरी संख्या 5 है, इसका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है 5 है। तो इसी से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसको कहां लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर, तो कितना आ जाएगा 200%। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो पॉज कर करके एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ठीक है ना। चलिए तो 200%, इस सवाल का आंसर कौन होगा, डी होगा। समझ गए। अगला सवाल पे चलते, सवाल संख्या 3। अब टाइप 3 अब एक नई टाइप है। हम लोग 2 सवाल पिछले क्लास का ही देखे थे, आज हम लोग टाइप 3 चलेंगे। टाइप 3 में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे। टाइप 3 को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। चलिए टाइप 3 को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, हर बच्चे को समझ में आएगा। जो बच्चे तेजी से समझते हैं वो आप 1.25 करके देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है जरा सा ध्यान देते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन समझते हैं, व्यंजक, कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी व्यंजक है, अगर वो इनटू के फॉर्म में है तो संख्याएं गुना के रूप में, थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, कोई व्यंजक गुणनफल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया हो, दो संख्याएं हैं या कोई भी व्यंजक दो चीजों गुना, दो टर्म गुना के रूप में हो। जैसे एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूं। ऐसे गणितीय भाषा में बहुत सारे व्यंजक प्रयोग में ला दिए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, प्रचलित सवाल है, आयत का क्षेत्रफल। ये एक ऐसा व्यंजक है जिसका रिजल्टेंट लंबाई गुना चौड़ाई कितने टर्म में है, 2 टर्म गुना के रूप में है। आज इसी को खर्च, आप मान लिया जाए आपके पास ये बाजार गए, बाजार में 20 रुपये केजी मूल्य है, सपोज 20 रुपये केजी मूल्य है, 20 रुपये केजी, प्रति केजी एक प्रकार को रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब 20 रुपये केजी है, बाजार में गए, मूल्य कैसे है 20 रुपये केजी है, आपने 2 केजी मूल्य खरीदा,
तो 2 केजी जब मूली खरीदा तो आपको कितना रुपया देना होगा, खर्च कितना करना होगा, 40 खर्च करना होगा। इसका मतलब आप खर्च निकालने के लिए वस्तुओं को रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मात्रा से। यानी खर्च बराबर रेट इंटू मात्रा। मात्रा को हम लोग खपत भी बोल सकते हैं, इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं मूल्य इंटू खपत, है ना। ऐसे बहुत सारे गणितीय व्यंजक है, बहुत सारे गणितीय व्यंजक है। तो हम लोग उन चीजों पर डिस्कस करेंगे जिसके 2 राशि मल्टीपल के रूप में हो। जिसके कितने राशि मल्टीपल के रूप में हो, 2 राशि मल्टीपल के रूप में हो, है? अब मान लिया जाए इस एक्सप्रेशन को कांस्टेंट रखना है। इस एक्सप्रेशन को क्या रखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट कहने का मतलब नो चेंज, कांस्टेंट कहने का मतलब नो चेंज रखना। जरा सोच लो, मान लिया जाए आलू आज 20 रुपए किलो है और आप 5 किलो आइटम्स खरीदे तो आपको खर्चा कितना करना पड़ा, 20 रुपए केजी है, सॉरी 20 रुपए केजी है। आलू कैसे है, 20 रुपए किलो, तो आपको खर्च कितना करना पड़ा, 100 रुपया करना पड़ा। कल अचानक इसके रेट में वृद्धि हो गई, इसके रेट में वृद्धि हो गई। अब यह कैसे मिलने लगा, 25 रुपए किलो मिलने लगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं, हमें 100 रुपया ही खर्च करना है। कितना रुपया खर्च करना है, 100 रुपया ही खर्च करना है। तो निश्चित है कि अब आपको आइटम्स कितना खरीदना होगा, 4 केजी खरीदना होगा। तो यहां से पता चलता है कि अगर आप किसी भी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि स्वाभाविक है कि एक टर्म में वृद्धि होगा तो दूसरे टर्म में क्या होगा, कमी होगा। एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी। तो हम कह सकते हैं यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इफ एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, यहां पर लिख दे रहा है एक्सप्रेशन, कोई भी गणितीय व्यंजक मल्टीपल के रूप में हो a इंटू बी में, तो हम कह सकते हैं कि इफ, अगर ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। कब, जब ये कांस्टेंट होगा तब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी जब किसी भी एक्सप्रेशन को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो एक टर्म को बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना है, और एक को घटाना है तो दूसरे को बढ़ाना है। तो यहां से कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकला, कॉन्सेप्ट क्या निकला कि इफ एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, एक्सप्रेशन इज कांस्टेंट, देन A इनवर्सली प्रोपोर्शन टू B, ए जो होंगे वो बी के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होंगे। स्वाभाविक है कि अगर ए के मान को बढ़ाएंगे तो बी के मान को घटाना होगा। जैसे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर कह दे कि आयत का एरिया, जो आयत का क्षेत्रफल है, इसको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, कांस्टेंट का मतलब कोई बदलाव नहीं, तो निश्चित है कि लंबाई अगर बढ़ेगा तो चौड़ाई क्या होगा, घटेगा। अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यही सवाल का कंडीशन कह रहा है। तो जब स्वाभाविक है कि अगर हम क्षेत्रफल को कांस्टेंट करेंगे तो जो लंबाई होगा चौड़ाई के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगा, यानी लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घटेगा, लंबाई घटेगा तो चौड़ाई। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का मतलब क्या हुआ, ए बढ़ेगा तो बी घटेगा, ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। इसका अर्थ यही तो हुआ। ये बात को दिमाग में बैठा ले। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। मान लिया जाए ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन a इंटू बी के रूप में है। अब ये इस कांस्टेंट नहीं रखना चाहते हैं, एकदम खुला छोड़ दे रहे हैं। a को बढ़ा दे और b को भी बढ़ा दे तो स्वाभाविक है कि एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। यानी लंबाई को बढ़ा दे, चौड़ाई को बढ़ा दे तो क्षेत्रफल स्वाभाविक ही बढ़ेगा।
अगर इसको घटा दे तो क्षेत्रफल घटेगा, इसको बढ़ा दे, इसको घटा दे, तब क्या होगा, ये सब सवाल पूछा जाता है। यानी अब ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इन सब में परिवर्तन करेंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। जब एक्सप्रेशन कांस्टेंट है तो ये इन्वर्सली होगा, और कांस्टेंट नहीं है तो जैसे कह रहा है वैसे करते जाएंगे, बशर्ते गुना में रहना है। अच्छा, दूसरा एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। सपोज मान लिया जाए, एक छोटा सा उदाहरण, अगर मान लिया जाए हम जानते हैं कि बेलन का आयतन, ये कॉन्सेप्ट किसी भी मल्टीपल फंक्शन में लगेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बताइए, इस बेलन के जो आयतन में परिवर्तन होगा, वो पाई के माध्यम से होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है बेचारा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, रेडियस घटेगा तो आयतन भी घटेगा। यानी रेडियस और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है किसका, बेलन का आयतन। तो ध्यान दें कि कांस्टेंट वैल्यू से परसेंटेज मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वैल्यू की वजह से परसेंटेज मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात को दिमाग में बैठा लें, और तब हम इन सारे सवालों को करते हैं काफी आनंद। और इससे परसेंटेज में 50% क्वेश्चन इसी बेस्ड पर सवाल आते हैं, और हम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आता है ना। हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3, टाइप 3 में चल रहे थे ना, सवाल नंबर 3 में चलेंगे। ये 7 नंबर आ गया, सवाल नंबर 3 में चलना है ना। एक सेकेंड, 1 2 3, हाँ टाइप 3 यही है। कहता है चीनी का मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति केजी हो जाए तो एक आदमी अपने, हाँ एक बात और ध्यान दे, जैसे हम सब जानते हैं कि खर्च बराबर, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर क्या देखें, खर्च बराबर रेट इनटू क्वांटिटी यानी मात्रा। ये हमारा फार्मूला होता है। आप लोग नहीं पता है तो ये लिख लेंगे, खर्च बराबर रेट इनटू क्वांटिटी, खपत गुना भाव या मूल्य गुना खपत, कुछ भी लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए, रेट बढ़ गया, रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो निश्चित है कि क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। कब, जब आप खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तब। यही तो सवाल में कह रहा है कि एक भी चीनी के मूल्य 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर कितना हो जाता है, 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर 6 रुपये प्रति केजी से बढ़कर कैसे हो गया, 7.5 रुपये प्रति केजी हो जाता है, 7.5 रुपये प्रति केजी हो जाता है। तो एक आदमी अपनी चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत, मात्रा को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, खपत, मात्रा को दूसरे शब्दों में खपत भी बोलते हैं। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी कि जब रेट बढ़ा है तो मात्रा कम करना पड़ेगा, तभी तो कहता है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये देखो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, है ना, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब इस बात को समझिए, परसेंटेज निकालना है तो ये डेटा का कोई मतलब, इसको आप जितना सिंप्लीफाई कीजिए, यानी पहले चीनी कैसे मिलता था, 6 रुपये किलो, और अब यही चीनी कैसे मिल रहा है, 7.5 रुपये, 7.5 रुपये, है ना। ये क्या है, रेट है, ये क्या है, रेट है। तो रेट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 इधर आ जाएगा, 15 चौको 60 और 15 बचे 75, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो रेट 4 रुपये से बढ़कर कैसे हो गया, 5 रुपये हो गया, 6 इसको अनुपात में चेंज कर दिए, यानी रेट, यानी जब चीनी अब 4 रुपये खरीदते थे, अब वही चीनी 5 रुपये खरीद रहे हैं। और आप सोच रहे हैं कि हमारा पैसा में कोई बदलाव नहीं आए, तो इसका मतलब है कि जो खपत होगा वो 5 केजी के बजाय 4 केजी लाना होगा। उल्टा होता है, इन्वर्सली बताया था ना,
ए इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी। अगर कोई एक्सप्रेशन में कांस्टेंट, इनवर्सली का मतलब जब रेट 4 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो जाए तो खपत 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना कमी हो जाएगा 1 की। कमी कितना हो जाएगा 1 का। तो 1% कमी निकाल देना है। 1 कितना में हो तो 1 5 में। 1 किसके रिस्पेक्ट में कम रहा है 5 के रिस्पेक्ट में। तो 100 के रिस्पेक्ट में 1/5 20%, भागा दीजिए 20%। आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल, यदि चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो गई है, देखिए फिर वही बात है, पहले और अब चीनी के भाव कितने परसेंट से बढ़ गया 20%। दिमाग में माइंड मेंटेन कर लो, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गया। यानी जो चीनी 5 रुपए मिलता था अब उसमें कै रुपए की वृद्धि हो गया 1 रुपए की। तो अब कैसे मिलेगा 6। ये चीनी का भाव है। अब क्या कहता है, खर्च को पहले जितना ही रखना है। खर्च को पहले जितना ही रखना है, खर्च में कोई बदलाव नहीं करना है। यानी जब खर्च में कोई बदलाव नहीं करना है तो खपत क्या हो जाएगा 6 से 5, उल्टा 5 से 6 थी 6 से 5। अब कैसे समझ में आएगा कि खर्च में कोई बदलाव नहीं। देखिए अगर कोई चीज किसी का भाव 5 रुपये, अब 6 किलो खरीदे तो 6 पचे गुना करो तो 6 पचे 30, 6 पचे 30 आया ना। खर्च में कोई बदलाव हुआ 6 पचे 30, 6 पचे 30, कोई बदलाव नहीं। पहले का जरा खर्चा निकालो। खर्चा निकालने के लिए दोनों को गुना करेंगे ना तो 6 पचे 30 और यहाँ भी 6 पचे 30। देखिए तो पहले जितना अब भी उतना ही, लेकिन एक तभी संभव हुआ जब हम इसको इनवर्स लिखें। अगर इनवर्स नहीं लिखते तो नहीं होता है ना। तो बोल रहा है तो यहाँ परसेंटेज नहीं निकालना। देखो सवाल क्या कर रहा है, मजेदार है। यदि चीनी पर किए गए खर्च को पहले जितना ही रखना हो तो खपत में कमी, जरा सोचो कमी कितना हुआ, कमी कितना है, कमी 1 है। क्या कमी कितना है 1 है। तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात, तो पहले का खपत कितना हो गया 6। खपत की बात कर रहे हैं तो जरा सोचिए 1/6। लो ये और इजी है, 1/6 आंसर सी हो जाए। सवाल पर ध्यान देंगे, कहता जितना ही रखना हो तो खपत में कमी, कमी कितना आया 1 यूनिट आया। खपत में कमी का पहले की खपत से, तो पहले की खपत कितना समझे 6, तो 1/6 आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, महंगाई बढ़ने से लुलिया के पापा, देखिए नाम सुन के तो मजा आया होगा। कहता है महंगाई बढ़ने से लुलिया के पापा के खर्च में 42.6/7% की वृद्धि हो जाती है। तो अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। अब जरा सोचिए 42.6/7%, 42.6/7% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं। बट्टा में 7 आया है। आप सब याद किए होंगे कि 1/7 किसका रूप है 14.2/7%। कहीं इसी के मल्टीपल में तो हम लोगों को नहीं दिया है। तो 42 लाने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे 3 से, तो 3 से इसको भी करेंगे तो 3 दूना 6, एकदम 3/7। यानी ये किसको बता रहा है 3/7। 3/7 की वृद्धि हो जाती है। यानी जो 7 रुपया पहले खर्चा होता था अब कै रुपया खर्चा करेगा 10 रुपया करेगा। तो जरा सोचिए ये पहले है और ये अब है। अब हम 7 से 10 कैसे लिखे, कहता है इतना की वृद्धि हो गया। वृद्धि का मतलब प्लस हो गया, यानी 7 रुपया के बजाय कै रुपया 10 रुपया खर्चा हो रहा है। तो इसको कम करना है, मतलब कोई बदलाव नहीं करना है। तो 10 केजी के बजाय 7, जरा सोचो ना 7 के बजाय 10 हो गया था तो 10 के बजाय 7 होगा, उल्टा होगा। तो कमी कितना होगा 3 की, कमी 3 की। तो परसेंट कमी। अब 3 कितना में 10 में, तो 3 10 में तो 100 में 30%। देखिए ये आप लोग को बता रहे हैं इसलिए बढ़ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं। 42.6/7 से 10 हुआ तो 10 से 7 हो जाएगा 3/10 100, इतना करना है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर टाइप 4, तो वो सब समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है। अब एक्सप्रेशन, अभी मैंने आपको बताया एक्सप्रेशन अगर मल्टीपल फॉर्म में है a इंटू बी के रूप में है, एक्सप्रेशन ex है, एक्सप्रेशन मल्टीपल फॉर्म में है a इंटू बी के रूप में है, तो
मैंने कहा था इसको, अभी तक जो सवाल देख रहे थे वो कांस्टेंट था, इसमें क्या था, कांस्टेंट था। अब ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट कब था, जब हम इसको बढ़ा रहे थे तो इसको घटा रहे थे, यही वजह था कि इनवर्सली था। जिस टाइप को भी मैंने देखा, टाइप 3 नंबर सवालों को मैंने देखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन नहीं है, अब ये कह रहा है नहीं ऐसा नहीं करना है। अब कह रहा है किसी एक्सप्रेशन में अगर आप इसको बढ़ा रहे हैं और इसको भी कुछ बढ़ा रहे हैं तो इस पर फर्क पड़ जाएगा, तो कितना पड़ जाएगा, यही सवाल कर रहा है। काफी आनंद आएगा, ध्यान दें, मजा आएगा। आयत की लंबाई, हम सब जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जरा सोचिए, आयत की लंबाई को 20%, यहां मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, लंबाई को कितना बढ़ाना, 20%। 20% का मतलब 1/5 बढ़ाना है, इसलिए प्लस देना है। यानी यदि किसी आयत का लेंथ 5 सेंटीमीटर होगा तो बढ़ेगा कितना, 1 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटी ओरिजिनल लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर बोलेंगे तो बढ़ेगा कितना, 6 सेंटीमीटर। 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी 5 में 1 बढ़ा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 5 की तुलना में नया लंबाई 6 हो जाएगा। सिमिलरली गुना है तो गुना दे देंगे। चौड़ाई को 12.5% कम किया गया है, चौड़ाई को कितना कम किया गया, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ये देखिए बाबू, हम यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दे रहे हैं क्यों, इसलिए क्योंकि इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए। 1/8 चौड़ाई, जिस आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर रही होगी, अब उसमें 1 सेंटीमीटर की कमी कर देना है तो कितना हो जाएगा, 7/8। अब 2 से काट दो, काट रहा है तो काट दो, 2 चौको 8, 2 तिया 6, दोनों को गुना करेंगे तब तो एरिया निकलेगा, तो एरिया आएगा 21/20। नीचे हम लोग ओरिजिनल वाला लिख रहे थे, ऊपर में बदलने के बाद लिख रहे थे। यानी गुना करने से मिला कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो अब क्षेत्रफल कितना, 21 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृद्धि कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर। 1 कितना में, 20 में, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। 1 20 में तो 100 में 5%। मजा आया होगा। अब इसको आप लिख सकते हैं, दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दें, कैसे लिख सकते हैं। मान लिया जाए ऐसे कर दे, पहले और ये अब, ठीक है ना। आयत की लंबाई के बारे में कह रहा है, लंबाई 20% बढ़ रहा है, 20% मतलब 1/5 बढ़ रहा है। यानी जिस आयत की लंबाई 5 था, अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चौड़ाई, चौड़ाई क्या कह रहा है, 12.5% घट रहा है, मतलब 1/8, यानी चौड़ाई पहले 8 होगा, अब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले का लंबाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल 40 और अब का क्षेत्रफल 42। तो जरा सोचो कितना की वृद्धि हुआ, वृद्धि 2 का हुआ, 2 का कितना में, 40 में, तो परसेंट वृद्धि 2 40 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 25 100, 5 दूना 1, 20 2 से 2 5% आ गया। चाहे आप ऐसे चीजों को लिखे या ऐसे, ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप बड़ा बड़ा आएगा तो दिक्कत हो जाएगा इसमें। अब चौड़ाई ऊंचाई भी आ जाएगा तो यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे बनाना है, इस सवाल का आंसर 5% वृद्धि, तो आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी संख्या को पहले 10% घटा दिया जाए, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब 1/10। अब 1/10 क्या कर दिया जाए, 1/10 घटा दिया जाए, 1/10 घटा दिया जाए, तो 1/10 घटाएंगे तो 9/10 हो जाएगा। यानी 10 में 1 घटाएंगे तो 9/10, नीचे ओरिजिनल ऊपर में रिजल्ट, 9/10 हो जाएगा। और इसी नंबर को फिर से कह रहा है, 10% घटा दिया तो फिर 9/10, तो 9 9 81, 81 कितना में, 100 में, तो कितना की कमी हो गई, 19 की। कितना की कमी हो गया, 19 की। तो 19 कितना में, 100 में, तो परसेंटेज कमी भी कितना हो जाएगा, 19%। काहे भाई, क्योंकि 100 में, 100 इतना प्यारा नंबर है, इसको छेड़ने की जरूरत है।
अगला सवाल, आंसर क्या हो जाएगा? 19% की कमी हो जाएगी, सी। नेक्स्ट सवाल, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जरा सोचो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब भुजा को दुगना कर दे रहा है, मतलब किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को आप कुछ मान लीजिए, ओरिजिनल चीज को कहां लिखना है? नीचे। तो भुजा को कितना मान लिए? 1, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और इसका स्क्वायर करना है तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना की वृद्धि? 3 की। अपना मन से इसको हम 2 जीरो चिपका दिए, काहे ना हो? क्योंकि इस नीचे 2 जीरो चिपकाने से नीचे 100 बन जाएगा, और 100 बन जाएगा तो 100 बहुत प्यारा नंबर हो जाएगा और कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। हम डायरेक्ट बोल देंगे 300% वृद्धि, और आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना? तो वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया गया, ठीक है। तो ये 1, तो ओरिजिनल भुजा को 1 मान रहे हैं, तो नए भुजा 2 हो जाएगा, दुगना 3 गुना 3 हो जाएगा, 4 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना 300% हो जाएगा। बोल देगा एरिया कितना गुना बढ़ गया, तो 1 है 4 हो गया, तो 4 गुना हो गया, कितना परसेंट? तो 300%, याद रखें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9, चीनी की कीमत में 14.2/7% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की बदलाव आएगा? काफी आनंदित सवाल है। हम सब जानते हैं कि खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर होता है खपत गुना मूल्य, यही तो होता है, ठीक है ना। अब कह रहा है 14.2/7%। जो लोग याद कर चुके होंगे उनको तो काफी मजा आएगा। 1/7 वृद्धि तो प्लस, और 20% घट जाता है, इसका मतलब 1/5। जरा सोचो, 14.2/7% की वृद्धि हो रहा है खपत में, कीमत में, तो कीमत में 1/7 की वृद्धि हो रहा है, तो 8/7 हो जाएगा। गुना में है कहीं लिखिए, और 1/5 की कमी हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 8 चौको 32, और नीचे में हो जाएगा 7 पचे 35। यानी जब कोई व्यक्ति चीनी पर 35 रुपया पहले खर्च करता होगा, तो आप कितना खर्चा कर रहा है? 32 रुपया कर रहा है, यानी खर्चा कम गया। कै रुपया? 3 रुपया, तो परसेंट कम। तीन कितना में? 35 में, तो 100 में। अब भाग दे सकते हैं 5 से 7 बार में, 5 से 20 बार, 20 दिया 60/7%। 60/7% की क्या हो गया? कमी। 60/7% कम, यानी 8.4/7%। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, रेलवे की टिकट की कीमत को 16.66% घट जाने से टिकटों की बिक्री 42.6/7% बढ़ जाती है, तो रेलवे के राजस्व में कितने प्रतिशत बढ़? अच्छा एक बात बताइए, मान लिया जाए ये हमारा शहर गया है और ये हमारा पटना है। अब एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में क्या 10 नंबर, यहां से मान लिया जाए और यहां से जाने में एक आदमी का किराया 20 रुपया प्रति टिकट है, चाहे व्यक्ति बोलो या टिकट बोलो, 20 रुपये प्रति टिकट है। अब 5 आदमी गए तो कितना किराया देना हो? 100। तो 100 रुपया रेलवे का इनकम हो गया, इनकम को ही राजस्व बोलते हैं। तो आपने रेट को, टिकट के रेट को टिकट की संख्या अर्थात व्यक्तियों की संख्या से यानी बिक्री से गुना करने पर आपको क्या मिला? राजस्व मिला है। तो यही कह रहा है आपसे सवाल में कि यदि टिकट की कीमतों की 16.66 इसका परसेंटेज वैल्यू 1/6 घट गया, यानी जो टिकट 6 रुपए का था वही टिकट 5 रुपए में मिलेगा। अब बिक्री कहता है 42.6/7% बढ़ गया। 42.6/7 याद आ रहा है? क्या रहा? 14.2/7 1/7 होता है, इसका 3/7 हो जाएगा। अब 3/7 बढ़ गया तो 10/7 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना करेंगे तब तो राजस्व मिलेगा, तो ऊपर 50 आ जाएगा, नीचे 42 आ जाएगा। चाहते तो काट सकते थे, तो राजस्व बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 8 बढ़ गया, तो परसेंट वृद्धि निकाल लीजिए। 8 कितना में? 42 में, तो 100 में कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया,
अब जो भी होगा वो इन दोनों में होगा। बट्टा में 42 है तो 21 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, तो 2 से 21 बार में, 2 से 4 बार में। अब 400 बट्टा 21 संभावना है कि यही आएगा, क्योंकि बट्टा आप ये कट नहीं सकता, आगे कटता तो हो सकता था, है ना। नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 11 कहता बेलन की ऊंचाई को 12.5% घटा दिया जाए और त्रिज्या को भी 14.28% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा एक बात बताइए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओ सॉरी, ये तो आयतन हो गया, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब ये 2 पाई वक्र पृष्ठ यहां होगा, सुधार लीजिएगा, वक्र पृष्ठ कर्व्ड एरिया 2 पाई आर एच होता है। अब एक बात बताइए, 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहीं पर लड़कन फंसता है, ये कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है। रेडियस को कितना कर रहा है, 14.28% घटा रहा है, मतलब 1/7 घटा रहा है, याद आ रहा होगा। और हाइट को 12.5% घटा रहा है, मतलब 1/8 घटा रहा है। एक बात बताइए, रेडियस 1/7 घटेगा 6/7 होगा, 1/8 घटेगा 7/8 होगा, 7 से 7 कैंसिल, 3/4 हो जाएगा, 4 से 3 हो गया क्षेत्रफल, मतलब कमी का 1 हो गया, तो परसेंट कमी कितना हो जाएगा, 1 4 में, तो 100 में कितना हो जाएगा 25%, और 25% सवाल का आंसर हो जाएगा 25% कमी, आंसर सी। उम्मीद है कि चीजों को कांस्टेंट वैल्यू से परसेंटेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को दिमाग में बैठा लें। इसी तरह के मजेदार सवाल आ रहा है, एक सिनेमा हॉल के मालिक ने इसी सवाल को दे देता कि एक सिनेमा हॉल यदि की टिकट का मूल्य 35 रुपया है, और ये सब दे देता फंसाने के लिए, परसेंटेज निकालना, डेटा का कोई मतलब नहीं है। अब टिकट की कीमत 12.5% छूट देने की घोषणा कर दिया, टिकट की बिक्री 37.5% बढ़ गया। अब 12.5% की क्या हो गया, 12.5% की क्या हो गया, छूट हो गया, मतलब 1/8 छूट हो गया। अब कह रहा है तो बिक्री कितना बढ़ गया, बिक्री कितना बढ़ गया 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 की वृद्धि हो गया। अब बताइए, तो राजस्व निकालने के लिए जितना बिक्री हुआ वो और जितना टिकट हुआ वो गुना करेंगे, तो 8 में 1 की कमी हुआ तो 7/8, 8 में 3 की वृद्धि हुआ 11/8, 11 7 77, 8 8 64। अब बताइए, फिर भी राजस्व 64 से 77 हो गया, यानी कि वृद्धि कितना हो गया 13, 64 से 77 हो गया, यानी कि 16 के मल्टीपल में, ये ऑप्शन गया। और कोई है, 16 है। चलिए, कमी वाला तो गया, वृद्धि हो रहा है, तो बचा 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन में फंसा दिया है। 13 कितना में, 64 में, तो 100 में 4 से 16 बार में, 4 से 25 बार में, 25 गुना 13, 25 दहा को 250, 25 दिया 75, 325/16 भागा दे दीजिए, 16 दूना 32, 0 20.5/16%, क्या हो गया, वृद्धि हो गया, यानी आंसर कौन होगा, 20.5/16% वृद्धि। अब लास्ट सवाल एक है, बहुत मजेदार सवाल है। यदि किसी आयत की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, बहुत सारे विद्यार्थी ये जो लंबाई 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है एक कर फेरा में बर्बाद हो गया, और चौड़ाई ब्रेथ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, और प्रतिशत परिवर्तन के लिए डेटा का कोई मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितना परसेंट बढ़ा रहा है, 20% बढ़ा रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बढ़ा रहा है, मतलब 6/5 कर रहा है, 5 से 6 हो जाएगा, और चौड़ाई 16.66% कम कर रहा है, 1/6 कम कर रहा है, और 1/6 कम कर रहा है तो 5/6 हो जाएगा, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, यानी एरिया पहले भी 1 अब भी 1, यानी 0% का बदलाव होगा, 0%। आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो मैं उम्मीद करता हूं सवाल समाप्त हो गया।
तो आप इस वीडियो को देखे होंगे, समझ में भी आया होगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें और साथ साथ में नोट कॉपी में नोट करते चले, प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक हो बनाइए, निश्चित ही सॉल्व होगा। ठीक है, तब हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।